हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड फॉर्म को ऑलरेडी बहुत से बच्चों ने फिल भी कर दिया है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म को फिलअप करने में कोई ना कोई गलती कर दी है। ठीक है, तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको जिसकी वजह से आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट ना हो, या फिर किस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो आपके माइंड में है, तो आज आपके ही उन सभी सवालों का जवाब हम देंगे इस सेशन में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। हर एक पॉइंट के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि आप जब भी अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना, किसी भी स्टेट से या आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, तो किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और जिसमें पास होना कंपलसरी है। ठीक है, ये आपका एलपीटी होगा। तो अगर आप किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई करने का सोच भी रहे हैं तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना कि आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आता है। ठीक है, सो यू मस्ट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, या तो आपके पास 10th एंड 12th में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको इतना आना चाहिए कि जब भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा तो आप उसमें पास आउट कर सके। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर आप एक और फैक्टर को ध्यान में रख सकते हैं, वैकेंसी काउंट। आप ये देखिए कि वैकेंसी कहाँ पर ज्यादा है। जहां पर ज्यादा वैकेंसी होगी वहां पर आपको ज्यादा चांसेस भी मिलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर वैकेंसी ज्यादा है आपसे आपके स्टेट में वैकेंसी ज्यादा नहीं है, किसी और स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है बट वो आपके स्टेट से बहुत ज्यादा दूर है और वहां की लोकल लैंग्वेज भी आपको नहीं आती है, तो ऐसे भी गलती मत करना कि हाँ वैकेंसी ज्यादा है तो चलो अप्लाई कर देते। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि आपके स्टेट में वैकेंसी कम है, आपके नियर बाई स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है और वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी उतनी ज्यादा चांसेस आपको मिलेंगे। बट सिर्फ यही नहीं है कि वैकेंसी ज्यादा देखा एंड अप्लाई कर दिया, आपको कॉम्पिटिशन लेवल भी देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करना पड़ेगा। आपके स्टेट में लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी, कट ऑफ कितना गया था, और जिस स्टेट से आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं वहां पर लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ कितना गया था। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कंपटीशन लेवल का, है ना, कि किस स्टेट में कितना कंपटीशन है और आपके स्टेट में कंपटीशन लेवल कितना है, कट ऑफ कितना जाता है। 2-3 साल का कट ऑफ आप देख लो। जिस स्टेट से आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं ना वहां का भी आप पिछले 2-3 साल का जो कट ऑफ है और जो वैकेंसी है वो आप देख लो, क्योंकि वैकेंसी और कट ऑफ ये आपस में रिलेट करते हैं। इस पर मैंने अलग से एक सेशन भी किया है जिसमें मैंने लास्ट 3 ईयर का, है ना, प्रीवियस 3 ईयर का मैंने कट ऑफ एंड वैकेंसी ट्रेंड बताया है, तो वो सेशन आप देख सकते हैं, वहां से आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। एंड पोस्टिंग प्रेफरेंस, ये जरूर ध्यान में रखना, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म स्टे इन दैट स्टेट। आप अगर अपने स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना कि आप कितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर आप अभी तो जा रहे हैं, लोकल लैंग्वेज आता है, ठीक है, आपकी स्टेट से दूर है, वो भी ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया क्योंकि वहां पर वैकेंसी ज्यादा है, वहां पर कट ऑफ आपके स्टेट के कंपैरिजन में कम जाता है, लेकिन अब आपको वहां पर पोस्टिंग के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वहां का कल्चर मैच नहीं हो रहा है, लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ ही रही है, वहां का जो भी इन्वायरमेंट है आप उसके साथ खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना है किसी भी स्टेट से अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स को आप डेफिनेटली ध्यान में रखना, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड करना कि आपको कहां से अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि वो कौन कौन से स्टेट है इस बार जहां पर वैकेंसी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यूपी में। यूपी में 514 वैकेंसीज है। तो अगर आपका नियर बाई स्टेट यूपी के आसपास है एंड आपको हिंदी उर्दू आती है तो आप यूपी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से बोलूंगी कि अपने स्टेट एंड यूपी दोनों को एक बार आप कंपेयर कर लेना। और अगर आप यूपी से हैं तो आपको किसी और स्टेट से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यूपी के हैं तो यूपी से ही अप्लाई करिए। ठीक है, सेकेंड पर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो वैकेंसी है वो 476 है एंड यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है मराठी। ठीक है, तमिलनाडु में 380 है, तमिल है यहाँ की लोकल लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश में 310 है, तेलुगु एंड उर्दू। कर्नाटका में 270 है, कन्नड़ा। तो ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर
आपको वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बोलूंगी जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किसी और स्टेट की तरफ मत जाना। आपके स्टेट में ऑलरेडी बाकी स्टेट के कंपैरिजन में वैकेंसी ज्यादा है, तो किसी और स्टेट में क्यों जाना है, ठीक है। और जो भी नियर बाई स्टेट्स वाले हैं, है ना, जो यहाँ से अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, उनको मैं बोलूंगी कि इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको लोकल लैंग्वेज आती है, वैकेंसी काउंट आप देखना आपके स्टेट से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कॉम्पिटिशन लेवल भी देखना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दूसरे स्टेट से अप्लाई कर दिया और बाद में आपको पता चल रहा है कि आपके स्टेट में कट ऑफ कम गया और जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया था वहां पर कट ऑफ ज्यादा चला गया, तो बाद में आपको गिल्ट ना हो। इसलिए एक बार कट ऑफ वाला फैक्टर जरूर देख लेना एंड इस बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगेन वही है, अप्लाइंग फॉर अ स्टेट विदाउट नोइंग इट्स लोकल लैंग्वेज। बिना लोकल लैंग्वेज को जाने आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर दे रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चूजिंग अ स्टेट ओनली बिकॉज कट ऑफ वॉज लो इन द पास्ट, आप ऐसे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज पिछले कुछ सालों में वहां पर कट ऑफ कम था। सिर्फ इस फैक्टर को कंसिडर करके आप कहीं और से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इग्नोरिंग होम स्टेट एडवांटेज, आपको अगर आपके होम स्टेट में पोस्टिंग मिल सकती है तो उस एडवांटेज को आप जाने दे रहे हैं अपने हाथ से, है ना, तो ये भी गलती नहीं करनी है। एंड फिलिंग रॉन्ग स्टेट कोड इन फॉर्म, फॉर्म फिलअप करते टाइम स्टेट कोड जरूर आप ध्यान में रखना और गलत मत फिल करना, क्योंकि उससे फिर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। एंड फॉर्म में नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक बार जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब आप स्टेट कोड को फिल करेंगे तो बहुत ध्यान से फिल करना, सो दैट किसी भी तरीके का आपको मतलब हर्डल ना फेस करना पड़े इन फ्यूचर। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पर, प्रीफर्स स्टेट वेयर यू आर फ्लुएंट इन द लैंग्वेज, आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहां की लोकल लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती है। टारगेट स्टेट विद बैलेंस्ड वैकेंसीज एंड कंपटीशन, आप उस स्टेट को टारगेट करना जहां पर वैकेंसी बैलेंस है और कंपटीशन भी बिल्कुल बैलेंस लेवल पर है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर आपको क्या बोलते हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा है बट आपको कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां पर कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा अप्लाई करने से। इट्स बेटर आप अपने ही स्टेट से अप्लाई कर लेना, ठीक है। प्रिपेयर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट इन एडवांस, लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आप अगर किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आती है, तो उसको और भी बेटर करने के लिए थोड़ा एडवांस में आप प्रिपेयर कर लेना। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर वेरिफिकेशन, एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार करके रखना, सो दैट लास्ट मोमेंट पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बट इसके अलावा जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो कुछ बहुत सारे आप लोगों को क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, है ना। जैसे कि कुछ बच्चे ने पूछा था ब्लू सिग्नेचर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना, ब्लैक की जगह ब्लू से साइन कर दिया। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क में आईबीपीएस पीओ का हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया, क्या इससे प्रॉब्लम होगी। मेरी सिग्नेचर ब्लड अपलोड हो गई है, क्या मैं फिर से फॉर्म फिल करूं, है ना। एंड मैंने डिक्लेरेशन ब्लैक पेन से लिखा है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है उसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में क्लियरली कोई पॉइंट लिखा गया है और उसके बाद भी आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने नोटिफिकेशन को सही से पढ़ा नहीं है, और यहीं से ये आपका पहला, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर पता चल जाएगा कि आपने नोटिफिकेशन को सही से पढ़ा नहीं, तो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो ठीक है, छोटी सी बात है, यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट ही गलत अपलोड कर दिया, आपको मार्कशीट गलत आपको मार्कशीट अपलोड करनी थी, आपने गलत मार्कशीट अपलोड कर दिया, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने बीए की जगह बीएससी लिख दिया, ठीक है, आपने बीकॉम की जगह बीए कर दिया, तो आप तो इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड होना चाहिए, एंड मेक श्योर कि आप जो भी वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही सेलेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपने बीकॉम किया है और आपने बीए फिल कर दिया, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डेफिनेटली क्रिएट करेगा। कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, क्योंकि आप नहीं प्रूव कर पाएंगे कि हमने गलती से बीकॉम की जगह बीए सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने बीए सेलेक्ट किया है, तो आप बीए का डॉक्यूमेंट लेकर आओ, आप बीकॉम का क्यों लेकर आ रहे हो। तो ये जो बड़े बड़े मिस्टेक्स होते हैं ना, ये अवॉइड करना। चलो, ये तो फिलहाल छोटा सा मिस्टेक है कि आपने सिग्नेचर ब्लैक की जगह ब्लू से कर दिया, ये बड़ा मिस्टेक है।
सिग्नेचर ब्लर अपलोड हो गया है, अगर ब्लर अपलोड हो गया है तो वो क्लियर दिखेगा नहीं, और अगर वो क्लियर विजिबल नहीं होगा तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम पर आपका सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, तो वो आपको वहां पर हो सकता है कि रोक दे और आपको एग्जाम ना देने दे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज फॉलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्मेट एग्जैक्टली। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि नोटिफिकेशन को एक बार टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ लो, एंड जो जो चीजें वहां पर लिखी हैं वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, यूज ब्लैक इंक फॉर बोथ सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन। आपको ब्लैक इंक यूज करना है सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन के लिए। एंड हाँ, मेक श्योर आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिग्नेचर कैपिटल लेटर में बिल्कुल भी नहीं करना है। अपलोड क्लियर एंड नॉन ब्लरी इमेजेस। जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नो एक्स्ट्रा वर्ड्स, डेट और मार्क्स इन द डिक्लेरेशन। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आता है, ठीक है, जो लिखा गया है एग्जैक्ट एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको अपने एंड से नहीं लिखना है। ठीक है, चेक फाइल साइज एंड डायमेंशन रिक्वायरमेंट बिफोर अपलोडिंग। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन में एक बार उसका जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको लगती हैं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आगे चल के यही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको यही लिखना है एज इट इज। यहाँ पर आई के बाद अपना नाम लिखना है, ये नहीं लिखना है नेम ऑफ द कैंडिडेट। नेम ऑफ द कैंडिडेट का मतलब आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये लिखना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना हियर बाई। अब यहाँ से लेके पूरा ये माइन तक जो लिखा हुआ है ये पूरा आपको लिखना है एज इट इज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी कम नहीं, जो लिखा है वही एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, लिखना है हाथ से। ठीक है, अब देखो क्लियरली लिखा हुआ है, इन केस द फेस इन द फोटोग्राफ और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है, द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो सकता है, नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखा गया है, तो आप पूछ ही नहीं सकते हैं कि क्या रिजेक्ट हो सकता है। भाई इन्होंने लिखा है कि रिजेक्ट हो सकता है, तो हमें ये गलती करनी क्यों है, नहीं करनी ये गलती। ठीक है, इन केस द फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज अनक्लियर, कैंडिडेट में एडिट हिज एप्लीकेशन एंड री अपलोड हिज फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप उसको एडिट करके री अपलोड कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। कब? जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो फिर दोबारा आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पॉइंट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको। क्या क्या चीजें नहीं करनी है, जो आप फोटो अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इंश्योर द फोटो इज कैप्चर्ड अगेंस्ट अ लाइट कलर्ड प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड एंड देयर इज एडिक्वेट लाइट। ठीक है, कोशिश करना लाइट कलर हो या फिर व्हाइट हो तो बेस्ट होगा। ठीक है, लुक स्ट्रेट एट द वेबकैम कैमरा, कैमरे की तरफ आपको स्ट्रेट देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, मतलब कोई पोज देके आपको फोटो नहीं क्लिक करानी है। क्या नहीं करना है, स्मॉल साइज फोटोग्राफ्स नॉट बी क्लिक्ड अपलोडेड। ठीक है, एंड कलर्ड ग्लासेस और सन ग्लासेस कैप शुड नॉट बी वॉर्न। ठीक है, आपको कैप अलाउड नहीं है, गॉगल्स अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इफ द एप्लीकेंट्स सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस शीट और कॉल लेटर साइंड एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन डज नॉट मैच विद द सिग्नेचर अपलोडेड, द एप्लीकेशन विल बी द applicant will be disqualified। होता है ना, आप लोगों ने एक सिग्नेचर करके अपलोड कर दिया, अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक के टाइम पर आप कुछ और ही साइन करने लगते हैं, तो अगर आपका ये जो साइन जो आपने अपलोड किया था और वहां पर जो आप साइन कर रहे हैं वो मैच नहीं करेगा, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, सेम सिग्नेचर रखना है जो आप फॉर्म को अपलोड करेंगे उस दिन से लेके लास्ट तक, है ना, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको वो सेम साइन ही रखना है। ठीक है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल लेटर में आपको ये नहीं रखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट वो फाइनल सबमिट नहीं करते, वो लास्ट डेट का वेट करते हैं कि चलो हम बाद में फाइनल सबमिट कर देंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपको पता है सब कुछ ओके, तो आप तुरंत फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर इन केस कभी कभी होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, और अगर सर्वर डाउन हो गया तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी कि सब कुछ रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, है ना, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड कर दिया, स्टिल आप
फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज सर्वर डाउन हो गया। तो ऐसी गलती हमें करना ही क्यों है? एक बार आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया तो लास्ट मोमेंट पर सबमिट करने का वेट मत करना, तुरंत आप फॉर्म को सबमिट भी कर दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है फॉर्म को फिलअप करने से पहले, सो दैट किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बस एकदम आराम से, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पर फोकस करना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के बाद आधे से ज्यादा दिमाग तो हमारा इसमें रहता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, हमने ये गलती कर दी थी, हमने वो गलती कर दी थी। गलती करना ही क्यों है? नहीं करेंगे कोई गलती, है ना, हमारा फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि हम सब कुछ सही फिल करेंगे एंड देन हमारा पूरा 100% फोकस होगा हमारी प्रिपरेशन पर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी एसबीआई क्लर्क की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 8 अगस्त से। इसमें मैं आपको जीए, है ना, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगी जैसा कि फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप फटाफट से इनरोल करवा लीजिए, अलग से बैच नहीं परचेस करना है, बस आपको टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास है इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, प्रिया जी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो फटाफट से आप सुपर पास का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।